वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किताब फाइल। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ये चैनल और वीडियो दोनों आपके लिए हैं। और अगर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अख्तिताम पे थोड़ी बहुत दिलचस्पी आपके अंदर ज़रूर पैदा हो जाएगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बुक रिव्यू। और जिस किताब के बारे में मैं रिव्यू करूँगा उसका नाम है डेस्टिन्ड फॉर वॉर। ग्राहम एलिसन की लिखी हुई है ये। और ये किताब 2014 में आई थी और ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या अमेरिका और चाइना में जंग हो सकती है कि नहीं। और अगरचे किताब 2014 में आई है, लेकिन मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन है, जो ये सवाल है, इसकी रेलेवेंस आज के दौर में और भी ज़्यादा हो गई है, ख़ासकर कुछ हालिया वाक़यात के बाद। तो जो ऑथर हैं इसके प्रोफ़ेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि डिसीजन जो हैं वो लोग कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते। और इन्होंने बहुत से जो है ना वो इसी टॉपिक के इर्द-गिर्द और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, बहुत से पेपर्स पब्लिश किए हैं। इनकी एक बुक है रीमेकिंग फॉरेन पॉलिसी। और ये जो बुक है इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि इसको जो कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन थी 70s में अमेरिका में, जो प्रेसिडेंट कार्टर थे, उन्होंने जो है इसको फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है इस किताब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया। और इसके अलावा इन्होंने दो और बुक्स लिखी हैं। एक है जी एसेंस ऑफ डिसीजन और दूसरी बुक है न्यूक्लियर टेररिज्म। और अगर मैंने कभी इन दोनों बुक्स को भी फ्यूचर में पढ़ा तो मैं इनका रिव्यू भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा। ये किताब जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2014 में लिखी गई है। लेकिन इसमें जो ऑथर हैं उन्होंने जो मेन आइडिया प्रेज़ेंट किया है, जो मेन उनका थीसिस है, वो है समथिंग दैट वी कॉल थुसिडिडेस ट्रैप। थ्यूसिडिडेस जो है ये एक हिस्टोरियन थे। और इन्होंने जो स्पार्टा और एथेंस के दरमियान एक जंग हुई थी उसके बारे में लिखा था। यस, ये वही स्पार्टा है जो 300 मूवी में दिस स्पार्टा वाले सीन में जो है फेमस हुआ था। This is Sparta! तो स्पार्टा और एथेंस जो है, जब इन्होंने एक पर्शिया के साथ वॉर की, यानी पर्शियन एम्पायर के साथ, तो उस वॉर के बाद स्पार्टा पहले से एक सुपर पावर था और एथेंस जो है एक इमर्जिंग पावर के तौर पे सामने आया। और फिर इनकी जो है काफ़ी अरसे तक एक तरह की कोल्ड वॉर चलती रही। और फिर बिलाखिर जो है फिर एक जंग हुई। जंग अगरचे स्पार्टा जीत गया, लेकिन द कॉस्ट वाज टू हैवी ऑन बोथ साइड्स। तो थुसिडिडिस जो है उनसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या ये जंग अवॉइड हो सकती थी, क्योंकि इतने अरसे तक तो ये नहीं कर रहे थे एक दूसरे पे जंग, तो फिर क्या ये अवॉइड हो सकती थी। तो उसके जवाब में जो है उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक जुमला कहा, जो कि इस बुक का फिर मेन थीसिस बना है। वो उन्होंने कहा कि जी, एथेंस एंड द फियर दैट दिस इंस्टिल्ड इन स्पार्टा दैट मेड वॉर इनएविटेबल। यानी एक स्पार्टा ऑलरेडी एक सुपर पावर थी, एथेंस जो है कि इमर्जिंग पावर के तौर पे सामने आई। इसकी वजह से जो है वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है एक खौफ पैदा हुआ। ठीक है, और ये खौफ जो है ये स्ट्रक्चरल था। ये इसमें ये नहीं था कि इसमें कोई इविल इंटेंशंस थी, कोई इनकी जो है ना बुरे इरादे थे, बल्कि वो एक स्ट्रक्चरल वो था। तो इस पे जो है वो फिर जो है ये सारी इन बुक के थीसिस जो है इस पे पेश किया है। इन्होंने पिछले 500 सालों में 16 मशहूर हिस्टोरिकल केसेस लिए हैं, जहाँ पे एक सुपर पावर ने एक इमर्जिंग पावर के साथ जो है कन्फ्रंटेशन की। और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ, तो उसमें वो बताते हैं कि 12 दफ़ा जो है वो जंग हुई। सिर्फ 4 मरतबा जो है इन दोनों पावर ने जो है ना मैनेज किया कि उन्होंने कोई जंग नहीं की। और कुछ जो एग्जांपल्स इसमें वो टेक अप करते हैं, इसमें स्पार्टा और एथेंस तो डेफिनेटली है ही है। जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन है, जापान वर्सेस यूएसए है। और फिर कोल्ड वॉर जो कि सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान हुआ, इसको भी ये टेक अप करते हैं। इसके बाद वो इसी आइडिया को, इसी मेन थीसिस को जो है वो चाइना और यूएसए पे वो अप्लाई कर रहे हैं। और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह चाइना जो है वो अब दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। और वो जो है उनकी एक बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्होंने मिलिट्री मोबिलाइजेशन की है, अपनी आर्मी को जो है मोबिलाइज किया हुआ है। और इसी तरह से वो साउथ चाइना सी में भी जो है अपनी धाक बिठा रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं। और जो है वो समझते हैं, चाइनीज़ ये समझते हैं कि वो ग्लोबल स्टेटस, यानी ग्लोबल
पावर स्टेटस जो है वो समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए, एक डिज़र्व वो दे डिज़र्व इट। और अमेरिका जो है वो ऑलरेडी एक सुपर पावर है। उसने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने डोमिनेट किया है पूरी दुनिया को। सारे इंटरनेशनल ऑर्डर जो आज हम देखते हैं, वो अमेरिका ने ही बनाया है। और इसके अलावा जो है वो अमेरिका ये फ़ील करता है कि चाइना जो है वो उसको डोमिनेट करने जा रहा है। इसके बाद जो है वो राइटर जो हैं वो फिर टेक अप करते हैं कुछ फ्लैश पॉइंट्स, कुछ ऐसे तनाज़ात जो वो समझते हैं कि जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है। तो उसमें वो ताइवान का ज़िक्र करते हैं कि ताइवान का जो जज़ीरा है जिसके जो डिस्प्यूटेड है, उसका ज़िक्र करें। साउथ चाइना सी जो है, यानी जो ये पूरा कह लें कि आपके पास है इलाके, जापान, कोरिया, फिलीपींस, ये जो सारा एक समंदर है ऑल द वे अंटिल ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो चाइना जो है अपने एक डोमिनेंस जो है वो बनाना चाहता है, और अमेरिका जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक जंग का इम्कान है। और इसके अलावा डेफिनेटली इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो है ही है कि जो जो हम चाइना जो है वो उसकी इकॉनमी और उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाएगी, तो अमेरिका अपने आप को एक थ्रेटन फील करेगा। तो इंटरेस्टिंगली वो ये बताते हैं कि जो जिन वजूहात की वजह से अमन मुमकिन है, पीस मुमकिन है, तो वो उसमें 4 चीज़ों का वो ज़िक्र करते हैं। एक है जी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट, कि दोनों जो है रियासतें जो है वो खुद ही जो है वो स्ट्रैटेजिकली इसको समझें कि भई हमारे दरमियान जंग जो है वो उसमें देयर विल बी नो विनर्स, ठीक है? वो इतनी डेवास्टेटिंग होगी कि हम दोनों के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन दोनों के दरमियान, कि आप कम्युनिकेट करें, अपने अपने खौफ के जो है उसका इज़हार करें, बताएँ कि भई क्यों आपको एक-दूसरे से डर लग रहा है, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करें। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, इस तब्दीली को जो है वो को माना जाए। अमेरिका इस बात को तस्लीम करे कि ठीक है, एक मुल्क और है जो आ रहा है, वर्ल्ड सीन पे आ रहा है, पावरफुल बन रहा है, लेट देम बी। और लास्ट जो है वो विलिंगनेस टू शेयर, कि ठीक है, अगर एक और मुल्क आ रहा है, मेरे स्टेटस पे आ रहा है, मेरे लेवल पे आ रहा है, मेरे पावर लेवल पे आ रहा है, तो देयर इज़ इनफ रूम फॉर बोथ ऑफ अस टू शेयर। तो हम शेयर कर सकते हैं इसको, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। बट ये वो 4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो चाहिए होंगी कि अगर इन 2 मुल्कों के दरमियान जंग को हमने रोकना है। अम, कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी, मुझे इस बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, कुछ बातें मुझे जो लगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। ऑफ़ कोर्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जाके बुक खुद पढ़ें। मैं सिर्फ़ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और मेरा मकसद हरगिज़ यहाँ पे ये नहीं कि मैं पूरी की पूरी किताब आपके सामने रखूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किताब जो है उसको जाके खुद पढ़ें। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगीं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ये है कि चाइनीज़ फ़र्म्स के बारे में जो है वो यहाँ पे लिखा था कि वो नॉर्मली फर्म्स आर-एन-डी करती हैं, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं। लेकिन चाइनीज़ फर्म जो है ना वो आर-एन-डी एंड टी करती है, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड थेफ्ट, ठीक है? यानी वो दूसरी जो फर्म्स हैं, वेस्टर्न फर्म्स हैं, उनका जो है ना उनको उनको उनसे जो है ना इन्फॉर्मेशन वो चुराती हैं। और यहाँ पे उन्होंने जेम्स कोमी जो हैं, जो एफबीआई के डायरेक्टर रहे थे, तो उनका एक कोट जो है वो यहाँ पे साइट किया। वो कहते हैं कि जी, अमेरिका में 2 किस्म की कंपनियाँ हैं। एक वो कंपनियाँ कि जिनको मालूम है कि चाइना ने उनको हैक कर लिया है, और दूसरी वो कंपनियाँ जिनको ये अभी तक नहीं मालूम कि चाइना ने उनको हैक कर लिया है। और अगरचे इसको एक थोड़ा-सा नेगेटिव टोन में दिखाया गया, लेकिन मेरे ख़्याल में मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह नहीं देखता। मेरा नहीं ख़्याल कि ये थेफ्ट होता है कि जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग क्या किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और अगेन मैं हैकिंग को सपोर्ट नहीं करता, बट स्टिल जो चीज़ बाहर मौजूद है, आप अगर उसको जान सकें और उसको फिर आप जो है करें। और अगेन जो भी सुपर पावर्स हैं, कोई भी सुपर पावर जो है बगैर टेक्नोलॉजी को एक्वायर किए बाय हुक और बाय क्रुक वो सुपर पावर नहीं बनी। तो जो पॉजिटिव चीज़ इसमें मुझे नज़र आई है वो ये कि जब आपके पास एक स्टेट लेवल पे एक विल होती है, एक डिसीजन आप कर लेते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, तो और स्टेट लेवल पे, तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में भी हमारे पास एक एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन्स की, कि हमने स्टेट लेवल पे एक डिसीजन लिया कि वी विल एक्वायर देम, एंड देन वी डिड। तो अगेन अगर एक स्टेट चाहे तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अगर एक पॉलिटिकल विल मौजूद हो तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द हम मसाइल देखते हैं, करते हैं,
इनके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसमें वो जो यूएस की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया कि जब यूएसए जो है कि इमर्जिंग पावर के तौर पे आ रहा था और उसने जो उस वक़्त की सुपर पावर्स थी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, इनको जब कन्फ्रंट किया तो उसने क्या किया? और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि अम, आज के दौर में जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट या जो उनकी है एडमिनिस्ट्रेशन है, इट्स कि वो उसके जो आइडियाज़ हैं या जो उसके एक्शंस हैं वो गलत हैं, तो जस्ट गो एंड रीड अबाउट व्हाट अमेरिका डिड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, स्पेशली थियोडोर रोosevelt के बारे में यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से जो है उन्होंने पनामा का मुल्क बनवाया, किस तरीके से फिर पनामा कनाल की डील करवाई, और अगरचे उसमें पनामा को जो है वो $2.5 लाख जो है सालाना इन्होंने टोल दिया, लेकिन जो टैक्स दिया, सॉरी, लेकिन जो खुद टोल की मद में जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे उस वक़्त भी वो $1 मिलियन था, और बाय 1970s दे वर कलेक्टिंग $574 मिलियन एनुअली फ्रॉम पनामा कैनाल। एक बहुत सी रिसर्च है यहाँ पे, और जो ये पॉइंट करती है कि एटलीस्ट वन 3 टाइम्स जो है वो पनामा की दौलत जो है वो छीनी गई है इस कनाल में, बजाय उसको कुछ मिलने के। और थियोडोर रोosevelt जो है, इनका भी एक इंटरेस्टिंग कोट है यहाँ पे, वो कहते हैं कि जी इफ आई एम टू चूज अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड वन ऑफ मिल्क एंड वाटर, आई एम फॉर द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो यानी अगर मुझे कोई पॉलिसी चूज़ करनी हुई तो मैं वो पॉलिसी चूज़ करूँगा कि जिसमें खून बहेगा और जिसमें लोहा होगा, यानी हथियार शामिल होंगे। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इस बुक में वो था कि चाइनीज़ का अपने खुद के बारे में व्यू, क्योंकि देखें जो भी हम जब भी चाइना को स्टडी करते हैं, चाइना से इतना लिटरेचर आता नहीं है, चाइनीज़ की इतनी कह रहे उनका मीडिया रीच शायद इतनी है नहीं फ़िलहाल, तो हमें ये नहीं पता लगता कि चाइनीज़ के खुद के व्यूज़ क्या हैं। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत ज़िक्र करें, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है इस बुक में, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने ज़रूर ज़िक्र किया है, और इसमें वो एक फ़िलॉसफ़ी है चाइना की जिसका वो ज़िक्र करते हैं ज़ोंग गुओक नाम से। अगर मैं गलत प्रोनंसिएशन कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी जो रफ़ ट्रांसलेशन बनती है वो है मिडल किंगडम की, यानी चाइना अपने आप को इस तरह देखते हैं, वो कहते हैं कि जी आसमानों और ज़मीन के दरमियान जो है, दरमियान में अगर कोई कोई चीज़ है तो वो हम हैं। अगर कोई किंगडम है, कोई रियासत है, कोई पावर है तो वो हम हैं। और वो यही समझते हैं कि जी थ्रू आउट हिस्ट्री चाइना ने दुनिया को डोमिनेट किया। देयर इज़ चाइना एंड देन देयर इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो अभी हाल ही में वेस्ट ऊपर आ गया है और मगरब ने जो है एक अपनी धाक बिठाई हुई, जस्ट एक एनॉमली है, सिर्फ़ एक जो कहते हैं ना कि एक एक्सेप्शन है, और दोबारा हमने ही ऊपर आना है। तो हम डिज़र्व करते हैं कि हम जो है ना एक लीडिंग स्टेट हों, ठीक है? और इसमें जो है वो थोड़ा बहुत इस यहाँ पे जब वो चाइना के व्यूज़ के बारे में बताते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से चाइना जो है वो अपने आप को सोवियत यूनियन से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि दोनों जो हैं बेसिकली बुनियादी तौर पे तो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, और जो करंट उनके वो हैं प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके बारे में वो एक इंटरेस्टिंग वो चीज़ लिखते हैं। वो कहते हैं कि गोर्बाचेव जो है, जो सोवियत यूनियन का आखिरी कह लें कि प्रीमियर था, तो उसने 3 मिस्टेक्स की, और एक जो है वो कहते हैं कि उन्होंने जो पहली मिस्टेक थी वो थी कि उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल जो है रिलैक्स कर दिया। दूसरी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत ज़्यादा करप्शन होने दी, और तीसरी ये थी कि उन्होंने आर्मी को नेशनलाइज़ कर दिया। तो आर्मी की जो कह लें कि वो उसकी जो एफ़िलिएशंस थी, उसकी जो मोहब्बत थी वो वतन से और मुल्क से ज़्यादा होगी बजाय पार्टी के, बजाय जो सियासी जमात थी उसके। तो ये कुछ व्यूज़ उन्होंने चाइना से प्रेज़ेंट किए जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि अगेन ये ज़्यादा सामने नहीं आते। एक और जो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसमें वो ये कि वो बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं, चाहे किसी भी वो उसकी पार्टी के हों, रिपब्लिकन हों, डेमोक्रेट हों, न्यू लिबरल्स हों, न्यू कंजर्वेटिव्स हों, वो सारे जो है इस बात पे एग्री करते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंदर-अंदर ठीक है, बाहर वो जो मर्ज़ी प्रोजेक्ट करते हो, बट दे डू नो दिस, क्योंकि वो ये एतराफ़ करते हैं कि जितनी भी पिछली बड़ी-बड़ी जंगें हुई हैं उसमें वो कोई भी जंग नहीं जीते। और यहाँ पे वो जो है रॉबर्ट गेट्स जो हैं
उनके एक वो कोट कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है आगे आके आइंदा आने वाले किसी प्रेसिडेंट को वो ये मशवरा दे कि अपनी फ़ौजें किसी जगह भेजो, तो उसका जो है ना ही शुड हैव हिज हेड एग्ज़ामिन्ड, ठीक है? उसके जो है दिमाग दुरुस्त नहीं है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि किस तरीके से दुनिया अमेरिका को देखती है और किस तरीके से अमेरिका की जो चलाने वाले हैं, वो खुद अमेरिका को देख रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि भई हम कोई जंगें-वंगें नहीं जीते, ठीक है? लेकिन ये कि हाँ, दुनिया मानती है तो बस ठीक है। तो एक परसेप्शन हमने बनाई हुई है। तो बहरहाल ये थी सारी डेस्टिन्ड फॉर वॉर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर दिलचस्पी आई होगी कि आप इस किताब को लें और इस किताब को पढ़ें और अगर आपको अच्छा लगा है आज का कंटेंट तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।